नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं जनचेतना एनजीओ को लेकर। एक ऐसा एनजीओ जो कि धर्मशाला के लोकल मुद्दों को उठाता है। तो आज हमारे साथ जनचेतना के मेंबर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो चाहे वो मुद्दे स्मार्ट सिटी को लेकर हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर। तो सबसे पहले हम स्मार्ट सिटी मुद्दे को लेकर सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या? सर नमस्कार। नमस्कार सोनाली जी। सोनाली जी, सबसे पहले तो हमको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या था और इसके मिशन को क्यों शुरू किया गया। इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, आपके दर्शकों को भी, कि स्मार्ट सिटी का जो गाइडलाइन है और ये जो मिशन था, उसके तहत स्मार्ट सिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तो कोई स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन नहीं है। इसमें परिकल्पना ये की गई थी कि हम स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है या मिशन है या स्मार्ट सिटी के बारे में हम लोगों का जो एस्पिरेशंस हैं या उस इलाके की जो खासियत है या उस इलाके की जो ज़रूरत है, इसको लोग डिफ़ाइन करेंगे कि स्मार्ट सिटी किस किस्म की वो स्मार्ट सिटी चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है फिक्स। हर एरिया की अपना अपना विज़न हो सकता है। धर्मशाला में जो स्मार्ट सिटी प्रपोज़ल बनी, इसमें तकरीबन 90% से ज़्यादा लोगों ने इसमें प्रपोज़ल बनाने में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस के ऊपर काम होना था। पहला, से सिटी में जो एक सिटी बननी थी, हमारा जो एक सिटी का हमारा चयन होना था, हिमाचल को एक सिटी दी गई और हिमाचल में कौन सी सिटी को स्मार्ट सिटी में डेवलप किया जाए, तो उसके लिए कंपटीशन था और उसका मार्किंग किया गया। और मार्किंग के मुताबिक ये देखा गया कि धर्मशाला के लोग जो थे वो स्मार्ट बनने के लिए तैयार थे। लोगों का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ठीक था। लोगों का मतलब हमारा जो धर्मशाला का डेवलपमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड था वो ठीक था। और साथ में जो जोश लोगों ने दिखाया या जो पार्टिसिपेशन लोगों ने बताई, उसके मुताबिक हिमाचल में एक सिटी का चयन हुआ, धर्मशाला का। अब आपको इस बात की जानकारी है कि धर्मशाला के साथ साथ पूरे देश में 99 और सिटीज़ को चयन किया गया। अब 99 का और सिटी में से पहले साल कौन सा लिया जाए, दूसरे साल कौन सा लिया जाए, तीसरे साल कौन सा लिया जाए या किसको ना लिया जाए, ये तय करने के लिए गाइडलाइन में ऐसा प्रावधान किया गया कि हर सिटी जो है वो कम्पीट करेगी। उनका कंपटीशन कैसे होगा कि लोग अपना प्रपोज़ल बनाएंगे, लोग अपना विज़न देंगे। अब उसकी जो क्वालिटी है या उसका जो विज़न है, उसको देखते हुए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और नेशनल एक्सपर्ट्स, ये जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत काम कर रहे थे, उन्होंने उन प्रपोज़ल्स को इवॉल्व करके इस पर को हमारे को स्मार्ट सिटी को सिलेक्ट करना था और हमारे को उसको अप्रूव करना था। धर्मशाला में जो हमारा कम्युनिटी कंसल्टेशन हुआ, तो उसमें 90% से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बहुत अच्छा प्रपोज़ल तैयार किया। और वो इतना अच्छा प्रपोज़ल था और इतना अच्छा उसमें चैलेंज में जाके उसने परफ़ॉर्म किया कि हम फास्ट ट्रैक राउंड में तीसरे नंबर पे आए। उसमें तकरीबन 20 सिटीज़ को सिलेक्ट किया था या 17 थी उसमें, और उसमें तीसरे नंबर पे आए और चंडीगढ़ चौथे नंबर पे था। हम चंडीगढ़ से भी आगे थे। और उसके बाद हमारे को इस प्रोसेस के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए के आसपास बजट था, लेकिन ये मेरे ख्याल धर्मशाला में 70-80 लाख रुपए में इस प्रपोज़ल को बन गया था। और यहाँ का वातावरण ऐसा है कि जहाँ पे हम पूरे साल के लिए टूरिस्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें 30 से ज़्यादा एक्सपर्ट की टीम, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट थे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट थे, इसमें आपका अर्बन प्लानर थे, अर्बन डिज़ाइनर्स थे। उनकी टीम ने लोगों के साथ जा के उनके साथ संपर्क किया। इसमें हमारा तो इतना अच्छा उस टाइम पे हुआ, क्योंकि मैं अपने आप इसमें इन्वॉल्व था। होटल एसोसिएशन ने तो एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दिया कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। प्रकार से जनचेतना जो है बार बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे को बार बार उठाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को यहाँ से शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो कई लोगों का कहना है कि धर्मशाला में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो यहीं धर्मशाला में बननी चाहिए। तो क्यों मतलब धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? अब देखें कि हमारा, अगर हमने ये देखना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पर्पस क्या है।
हम क्यों बनाना चाह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि अगर वो धर्मशाला में बनेगी तो सिर्फ धर्मशाला के बच्चे ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो शाहपुर में बनेगी तो शाहपुर के बच्चे ही पढ़ेंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो देरा में बनेगी तो देरा के बच्चे पढ़ेंगे। तो हमें रिक्वायरमेंट ये है, अब जब हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं या हम अच्छी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो हमें एक प्रोफेशनल और एक ऐसे इंटेलेक्चुअल के रूप में हमें सोचना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे होनी चाहिए। अब धर्मशाला को अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, जहाँ पे मैंने आपको कहा कि ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर ऑल सीजन्स एंड ऑल रीजन्स। अब आप देखें रीजन्स की जब बात आती है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए टूरिज्म आए, विंटर के लिए टूरिज्म आए। अगर क्लाइमेट को देखते हैं, हनीमून पे किसी ने आना तो हनीमून पे भी वो आए, सर्दियों में भी आए, गर्मियों में भी आए। अगर आप जगह-जगह के ऊपर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप चीज़ों को क्रिएट कर देंगे पॉलिटिकल रीज़न से, तो हम पैसे को बर्बाद करेंगे और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आउटकम हमारे पास आना है, वो हमारे पास नहीं आएगा। अगर धर्मशाला में आप बताते हैं तो उसका वैल्यू एडिशन होगा। टूरिस्ट हब ऑलरेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे गगल एयरपोर्ट है, उसकी एक्सपेंशन का काम चल रहा है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आएँगी। अब आप देखें कि अगर हम गगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बना देते हैं, तो इंटरनेशनल फ़्लाइट में आएगा कौन? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, क्वालिटेटिव वहाँ पे जो प्रोफ़ेसर्स हैं, इंटरनेशनल प्रोफ़ेसर्स हैं, वो लोग यहाँ पे आएँगे। आपका जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है, अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट को अगर हम लेके आते हैं, यहाँ पे अगर हमको इसको यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी के लिए सूटेबल जगह अगर आप देखें, तो धर्मशाला सूटेबल है प्रोफ़ेशनली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जन चेतना क्या बोल रही है या लोग क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं या मैं क्या बोल रहा हूँ। हम देखते हैं कि अगर प्रोफ़ेशनल असेसमेंट उसका किया जाए, तो धर्मशाला एक आइडियल स्पेस है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। दूसरा हम इसमें आपने ऐसा भी सुना होगा कि वो कह रहे हैं जी आधी 30% यहाँ पे होगी, 70% वहाँ पे होगी। तो कौन-कौन से ऐसे कार्य जो हैं वो इसके धर्मशाला स्मार्ट सिटी के अंदर होने थे लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं, जिनका अमूमन लोगों को देखा जाए आम लोगों को उनका नहीं पता होता है। तो ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं? इसमें सोनाली जी अभी हमारा जो मैं आपको डिटेल में वीडियोज़ तो दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था, लेकिन मैं आपको जैसे आपने पूछा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हमारा विज़न जो था, उसमें ग्लोबल टूरिज़्म हब बनाने का था, हुँ, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ़ सिटीज़न की बड़े हाई लेवल की और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो। जी, टाउन जो है वो इंक्लूसिव हो, सेफ हो, रेज़िलिएंट हो। जी, इंक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर मैं हैंडीकैप हूँ, जी, मैं अपने घर से निकलता हूँ, तो मैं किसी भी शहर के किसी भी कोने में बिना रुकावट के मैं वहाँ पे जा सकूँ। हर किस्म का नागरिक, बच्चा, महिला, बच्चियाँ, वो सारे लोग जो हैं उस शहर को यूज़ कर सकें, एक जैसी सुविधा लेके। टूरिज़्म हब बनाने का मतलब ये था कि टूरिज़्म हब तब बनेगा, जब हम टूरिस्ट को यहाँ पे रोकेंगे। आज आप देखें, टूरिस्ट यहाँ पे आता है, वो अपना सामान होटल में रखता है, तो उसके बाद कहाँ जाएगा? कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इसमें था कि हमारा एक्टिविटी बेस्ड टूरिज़्म हो, जिसमें मैं आपको प्रोजेक्ट का नाम बता देता हूँ। जैसे मैक्लोडगंज का बाज़ार था, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रीडेवलप करना था। और उसमें जो बीच की मार्केट है, उसको उठा के उसको ऊपर लेके जाना था। वो जो नीचे थे, उनको क्वालिटेटिव प्रायोरिटी के ऊपर जहाँ पे हमने उसको बनाना था, उसको बनाना था, डिज़ाइन उसका तैयार होना था। कचहरी अड्डा को पूरा को रीडेवलप करना था और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाना था, पेडेस्टनाइज़ करना। जैसे आपका माल रोड है, रिज है। उसके बाद भागसू नाग को आपने 12 या 14 करोड़ रुपया खर्च करके उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना। इसके साथ आपका टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो आपका 5,400 पार्किंग बननी थी और पार्किंग जो थी वो स्मार्ट पार्किंग। अब ये सिस्टम जो था इसमें 35 ई बसेस होनी थी और ये सिर्फ बसेस नहीं थी। इसके साथ आपका पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम होना था। इसके साथ 140 के आसपास आपके बस शेल्टर होने थे। आप बस लेने के लिए खड़े हैं, वहाँ पे बस शेल्टर के ऊपर आप खड़े होंगे तो आपको जो पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि आपकी बस कितनी दूर है और कितनी मिनट में आ रही है। हमारा मेट्रो में है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास दिल्ली में अगर आप जाएँगे तो मेट्रो में है कि कितनी देर में ट्रेन आ रही है। सिटी एडवाइज़री फोरम को क्वालिटेटिव बनाने के लिए आईआईटी मंडी, एनआईटी हमीरपुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी,
इनको हमने वहाँ पे जब वो बना था सिटी एडवाइजरी फोरम का गठन हुआ था और जितनी एनजीओज़ हैं, जितने व्यापार मंडल हैं, होटल एसोसिएशन है, टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन है, वेंडर्स एसोसिएशन है, उनका रिप्रेजेंटेशन उसमें होना था ताकि ये जो स्मार्ट सिटी प्रपोज़ल लोगों का है, स्मार्ट सिटी लोगों की है, धर्मशाला लोगों की है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बनता। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ कि ये काम हुआ या नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। आप देखेंगे कि अभी तक हमारा 70-75 साल के बाद आज़ाद हुए हमारे को हो गए, अंग्रेज़ लोग यहाँ से चले गए हैं। अभी तक हमारा ब्यूरोक्रेसी में बहुत एरोगेंस है। हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते। आप किसी आईएएस ऑफ़िसर के पास जाएँगे या किसी अधिकारी के पास जाएँगे, तो वो आपसे इस तरीके से बात करेगा कि सोनाली जी, आप तो दुनिया में कुछ नहीं आता, सारा नॉलेज मेरे पास है। चाहे मेरे को आता है या नहीं आता है, मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। सबसे बड़ा रीज़न जो सोनाली जी आज है, वो हमारी जनता के पास नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं। आप देख रहे हैं, अब जब से हमने अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया, आप लोगों के साथ ही शुरू किया था। उसके बाद जब लोगों में जानकारी आ रही है, तो आज लोग थोड़ा क्वेश्चन उठा रहे हैं। आज लोग बात कर रहे हैं। जब इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो लोग आवाज़ कैसे उठाएँगे? अब लोगों की जो इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से चुप्पी थी, उसको इन लोगों ने समझ लिया कि ये हमारा अधिकार है और उसको हमने स्वीकृति दे दी कि आप जो करना करो, हमें एक्सेप्टेबल। लेकिन लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है, लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। अब आप देखें कि अगर स्मार्ट सिटी बन जाएगी, हमारे किसी बच्चे को सोनाली जी यहाँ से बाहर जाके नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी के लिए जाने की ज़रूरत। बाहर से जो एक्सपर्ट लोग हैं, यहाँ पे आएँगे। सर, अंत में हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश जो है वो आप देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए मेरा संदेश यही है कि हमें आज काफ़ी समय हो गया और हमारे पास हमारे देश में जो मेरा अपना 30 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, देश में, प्रदेश में और सिटी में हमारे पास पैसे की, रिसोर्सेज की, टैलेंट की, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारा डेवलपमेंट का रफ्तार जो है या पेस है, वो बहुत स्लो है। जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें 90% वेस्टेज है, 10% उसमें काम की चीज़ है। अब हमारा ये सारा चीज़ें हो रही हैं, ये मेरे और आपके नॉलेज नहीं होने की वजह से हो रही है। इसीलिए हमने 1 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके इस फील्ड में आए, क्योंकि मैं 25 सालों से देख रहा था कि हमारे लोगों के पास नॉलेज नहीं है। मैं किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज देना नहीं चाहूँगा और मैंने कई लोगों को ऐसा देखा उनका एटीट्यूड से और कहते हुए भी कि लोगों को जितनी कम जानकारी दी जाए उतना बेटर है, अदरवाइज़ वो हमसे पूछेंगे। हमारे को नॉलेज गेन करना है, अवेयरनेस कैंपेन हम इसीलिए चला रहे हैं, वो सभी के पास वो लेके जाएँ। आप भी इंटरव्यू इसीलिए लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और वो सशक्त होंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे को डेवलपमेंट जो है उसके लिए ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हम 5 से 10 सालों के बीच में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे साथ आईएएस अधिकारी और जनचेतना के मेंबर भी ये रहे हैं। तो दर्शकों, काफ़ी मुद्दों को लेकर इनसे हमने बातचीत की है, चाहे वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, क्या ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो आखिर में है क्या, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, तमाम जानकारी जो है इन्होंने हमारे साथ साझा की है। तो दर्शकों, फ़िलहाल के लिए इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।